नज़ीर, इस वक्त हम जिन घंटों से और दिनों से गुजर रहे हैं, ये वो घंटे हैं जिसमें रेड अलर्ट जारी है हर तरफ। यानी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इस तरह से सूरत हाल ऑपरेट कर रही है। खबरें एक से बढ़कर एक हैं और रोज जो खबरें हैं वो इंडिकेटर्स हैं हमारे लिए कि हम कितना करीब होते चले जा रहे हैं एक बहुत बड़ी जंग के। जरा खबरें देखिए कि इजराइल ने अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी एम्बेसीज को, खासकर यूरोप में, लतीनी अमेरिका में, अपनी एम्बेसीज को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है कि ईरान जो है वो उनकी एम्बेसीज के ऊपर अटैक कर सकता है। उसने पूरी दुनिया में अपनी एम्बेसीज को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है। और अमेरिका का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये कंफर्मेशन आ रही है कि वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है। और अगली बात ये सुनिए कि चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको अमेरिका ने स्टैंड बाय के ऊपर कर लिया है। वो भी किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, लेकिन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो रवाना हो रहा है बहुत जल्द, और चौथा जो है वो स्टैंड बाय पर है कि वो भी किसी भी वक्त रवाना किया जा सकता है। और इसके साथ अमेरिका के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, वो बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जब देखे जा रहे हैं। एक बहुत अनयूजुअल चीज है कि अमेरिकी जो भी जेट्स हैं और इवन इजरायली जेट्स हैं वो बेन गोरियन पर थोड़ी होते हैं, वो तो बेसिस के ऊपर होंगे और बेसिस पर रूटीन में वो विजिट करते रहते हैं, लैंड होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, वो बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर देखे जा रहे हैं। तो क्या अब कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि वो एयरपोर्ट्स को भी फॉर मिलिट्री पर्पस जब इस्तेमाल करने जा रहे हैं? और जो नेतन्याहू से इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रही है, दैट इज काइंड ऑफ के ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में पिछले 24 घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। खलीज फारस में मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं, इराक बॉर्डर की तरफ किए गए हैं, जानशीन जो है वो नामजद किए गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर डिप्लॉयमेंट्स जो वो की गई हैं, डिफरेंट ड्रिल्स की जा रही हैं, पूरी इंटेलिजेंस वॉर जारी है, पूरी साइबर वॉर जारी है, और भी बहुत कुछ जो है वो पसे पर्दा हो रहा है। कुछ सामने है और सामने से ज्यादा जो है पसे पर्दा हो रहा है। इस वक्त 24 फरवरी बरोज मंगल, इस वक्त ईरान बाकायदा तौर पर इस सिचुएशन और इस फेज के अंदर जा चुका है कि ईरान इज ऑपरेटिंग लाइक अ कंट्री दैट ही इज गोइंग टू वॉर विद यूएस। यानी ईरान इस वक्त ऑपरेट ही इस तरह से उसने करना शुरू कर दिया है कि हम अमेरिका इजराइल के साथ जंग करने जा रहे हैं और एक फैसला कुन जंग करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे मुल्क को इस डायरेक्शन में इस वक्त, यानी उस सिचुएशन के अंदर उस तरफ जो वो पुश कर दिया है। ठीक है ना? यानी जंग होने जा रही है। आप एक देखा ना, इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं एक रूटीन में। कैसा है भाई, आपका मुल्क किस डायरेक्शन में, रूटीन में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, मुआहदे हो रहे हैं, ये हो रहा है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस, आर्म्ड फोर्सेस, लीडरशिप, पूरा मुल्क जो है वो इस सिनेरियो में जा चुका है। इट्स ऑपरेटिंग लाइक दिस के वी आर गोइंग टू वॉर विद यूएस एंड इजराइल। हम एक जंग लड़, पूरा मुल्क ही इस सिनेरियो के अंदर जब जा चुका है कि जंग होने जा रही है। यानी ईरानियंस इस हवाले से उनको ये कंफर्म है कि उन पर अटैक होने जा रहा है। निगोशिएशंस होंगे शायद, अभी एक डेट जब वो फ्राइडे के सामने आ रही है, तो ठीक है, अगर वो राउंड हुआ तो वो होगा, शायद इसके बाद एक और राउंड भी हो, बट दे नो कि उनको एक जंग अब लड़ना ही लड़ना है। और शायद कहीं ना कहीं ईरान में ये सोच है कि हमारे सर्वाइवल के लिए और एक मुकम्मल डेटरेंस कायम करने के लिए जरूरी है कि यहां सबक सिखा दिया जाए। देखें, इजराइल को तो ईरान ने सबक सिखा दिया है ना, अब इजराइल की इतनी जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक कर सके अकेला। इस वक्त अगर आप सारी इजरायली लॉबी की उनका पुश देखिए तो वो ये है कि वो अमेरिका को पुश कर रहे हैं कि वो आकर जब अटैक करे। इससे पहले आप देखिए कि उनकी लॉबिंग ये होती थी कि इजराइल को अलाउ किया जाए, इजराइल को ग्रीन लाइट दी जाए अटैक करने के लिए। इस वक्त वो इजराइल के लिए ग्रीन लाइट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका बराह रास्त शामिल हो। हां, जैसे ये खबर है कि भाई इजराइल हमले में पहल करेगा, वो तो पार्ट ऑफ द वॉर है ना कि भाई अमेरिका मौजूद है, अमेरिका की मर्जी के साथ हमला होने जा रहा है और इजराइल से पहले हमला करवाया जाएगा, उसके बाद पीछे अमेरिका खड़ा है, जब जरूरत पड़ेगी अमेरिका भी आ जाएगा। तो वो तो पार्ट ऑफ द वॉर है, वो तो वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप पहले मिसाइल फायर करते हैं, पहले जेट्स भेजते हैं, पहले ड्रोन्स भेजते हैं। वो भी जैसे स्ट्रेटजी है तो ये भी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये कि अमेरिका यहां पर डिप्लॉयमेंट ना करे, अमेरिका पीछे हट जाए और इजराइल को वो कहे कि भाई ठीक है, तुम्हें ग्रीन लाइट है, जो करना है ईरान के साथ कर लो, इजराइल में जरूरत नहीं है कि ईरान पर अटैक कर सके। अगर अटैक करेगा तो फिर इतनी तबाही आएगी कि 12 दिन की जंग जब उस पीछे रह जाएगी।
इसराइल जो है वो ईरान को जो उसके मकासद हैं वो अचीव नहीं कर सकता, इसलिए वो अमेरिका को लेकर आया। ठीक है ना। तो अब ईरानियंस भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि भाई यहां भी अब अमेरिका के खिलाफ भी एक डेटरेंस कायम करने का वक्त जो है वो आ गया है। इसराइल के खिलाफ उन्होंने डेटरेंस जो है वो कायम कर दी है। इसराइल अकेला जो जुर्रत नहीं कर सकता। तो यूरोप से देखिए क्या खबर सामने आ रही है। यूरोप ने वार्न किया है कि ईरान पर हमले से एक इलाकाई जंग छिड़ सकती है। बड़ी जल्दी यूरोपियंस को याद आया है, ये यूरोपियंस ही हैं जो सूरत हाल को यहां तक ले आए हैं। दे आर द फैसिलिटेटर ऑफ दिस वॉर। उन्होंने जो दहाइयों इजरायली प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया है, उसको कबूल किया है, और जो 3 साल से वो गजा के हवाले से जो खामोशी उन्होंने की है, खामोश बैठे रहे हैं और इसराइल की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की। और फिर आप देखिए IRGC को जो उन्होंने टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया, अब कह रहे हैं कि रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। तो अब इनको याद आ रहा है कि रीजनल वॉर जब छिड़ जाएगी तो रीजनल वॉर तो छिड़ेगी, लेकिन इनको पहले जब वो खड़ा होना चाहिए था। और देखिए यूरोप के अंदर एक बड़ा फड्डा पड़ गया है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कट ऑफ कर दी है। यूरोपियंस की अगर आप तारीख पढ़ें तो ये कई सालों से, कई 100 सालों से इनकी तारीख यही है कि एक दूसरे के साथ ये लड़ते चले आ रहे हैं। दुनिया में अगर आलमी जंग हुई है तो वो यूरोप ही में हुई है, उसका आगाज यूरोप ही से हुआ है। तो पिछली तमाम सेंचुरीज में भी ये आपस में लड़ते फिर रहे हैं। तो ये तो अभी ये 3, 4, 5 दहाइयां हैं जिसमें ये कि यूरोप में एक यूरोपीय यूनियन बन गई है और चैन सुकून से वो रह रहे हैं, और वो चैन सुकून भी उन्होंने यूक्रेन जंग की वजह से अपना खत्म किया। तो वहां पर एक डिवीजन है, देखें ना, एक ब्लॉक है, यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते, यूक्रेन की जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। और बहुत जल्द मजीद वहां पर मजीद और गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, चूंकि वो जमातें, वो पार्टीज ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं जो यूक्रेन की जंग बंद करना चाह रही हैं, तो उन्हीं को हुकूमत मिलने वाली है। तो बहुत जल्द फ्रांस में भी ऐसी हुकूमत आ सकती है जो यूक्रेन की सपोर्ट बंद कर दे। ठीक है ना। तो ये यूरोप के अंदर भी जो डिवीजन है और इकोनॉमिक क्राइसिस है बढ़ता। अब यूरोप क्यों कह रहा है, मतलब यूरोप को क्या ईरान से कोई हमदर्दी है? नहीं, यूरोप को अपना जो नुकसान है ना वो उसमें नजर आ रहा है। खैर, तो ये तमाम हेडलाइंस आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि इसराइल हैज ब्रॉट द वर्ल्ड बैक टू द टाइम के जब दुनिया में लॉ ऑफ द जंगल है। जो पिछले 80 साल के अंदर ह्यूमैनिटी ने एफर्ट्स की हैं कि बड़ी ताकतों को और दुनिया को किसी रूल्स का, कायदों का पाबंद किया जाए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो उसको इस तरह से रेगुलराइज किया जाए, या कम से कम कोई चेक, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई ज़ाब्ते, कोई उसूल जो है वो बनाए जाएं, कहीं मोरालिटी चेक रखा जाए कि जैसे माजी की दुनिया में होता था कि जिसका जी चाहा दूसरे के ऊपर धावा बोल दिया, उसके वसाइल लूट लिए, उसके लोगों को मार दिया, और कोई बॉर्डर की सोवरेनिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और जब दिल चाहा जंग छेड़ दी। यही हो भाई, माजी की दुनिया क्या थी? यही दुनिया थी ना, जिसका जी चाहा दूसरे पर अटैक कर दिया अपनी ईगो के लिए, वसाइल लूटने के लिए और उनको क्रश करने के लिए। तो इजराइल हैज ब्रॉट द वर्ल्ड बैक टू दैट फेज अगेन। और देखें, पिछले 80 साल की दुनिया भी कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये 80 साल वो हैं जिसमें कोशिश की जा रही है, वो कोशिश जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुई। तो इजराइल ने उस तमाम एफर्ट के ऊपर जो 80 साल की ह्यूमैनिटी की एफर्ट है उसको पानी फेर दिया, और वेस्ट ने भी अपने उस वर्ल्ड ऑर्डर को इजराइल के लिए कुर्बान किया, और इजराइल का आगे बढ़कर जब वो हाथ नहीं रोका। अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर इस नहज पर पहुंच चुका है और वो कह रहे हैं कि कोलैप्स हो चुका है और मजीद होने जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है? यूक्रेन जंग है, उसकी वजह गजा का जेनोसाइड है। वरना ये ऑर्डर जब वो कई साल या 1-2 दहाइयां और भी चल सकता था। तो इसलिए अब जो कुछ इजराइल ने फलस्तीनियों के साथ किया है, जो कुछ इजराइल ने रीजन के साथ किया है और मजीद करने जा रहा है, इसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे। देखें, ऑर्डर गिर रहा है तो असरात तो पूरी दुनिया पर होने हैं। यही ऑर्डर पूरी दुनिया को चला रहा है ना, उनकी सियासत को, उनकी इकॉनमी को। तो ये गिर रहा है तो इकॉनमी भी उससे मुतासर होगी, सियासत भी उससे मुतासर होगी, और लोगों की जिंदगियां भी ज़ाहिर है उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इजराइल ने जो कुछ फलस्तीनियों के साथ किया है, जो कुछ रीजन के साथ किया है, मजीद करने जा रहा है, इसका असरात जो पूरी दुनिया पर है। तो यूरोप को यह चाहिए था कि वह आगे बढ़कर दुनिया के मफाद में ना सही, अपने मफाद में, अपने लोगों के मफाद में इजराइल का हाथ रोकते, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। तो सबसे पहले जरा तमाम जो बड़ी एक्सप्लोसिव
डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उनकी हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो जॉर्ज वॉशिंगटन है और इसके साथ जॉर्ज H.W. बुश, ये दोनों हैं, इनमें से कोई एक पहले भेजा जा रहा है और जो दूसरा है वो स्टैंड बाय के ऊपर रखा जा रहा है। यानी इनमें से कोई भी एक जो है वो भेजा जा रहा है इस वक्त और उसका फैसला भी हो जाएगा, और जो चौथा है वो स्टैंड बाय पर होगा। और ये दोनों एक एक वीक की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों का फासला जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंचने का वो 1 वीक है। तो इनमें से कोई भी जब वो इस वक्त भेजा जा सकता है, यानी थर्ड आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ भी। तो ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी सारी ताकत जब लेकर आ गया, जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ही ईरान है और उसको पूरी एम्पायर की पावर के साथ तबाह करना जैसे बहुत जरूरी है। तो इसलिए ईरानियंस कह रहे हैं कि हम इस वर्ल्ड ऑर्डर को ही हिला देंगे। जब अमेरिका इतनी बड़ी मिलिट्री लेकर आ गया है तो फिर अगर उसमें ईरान सर्वाइव कर गया और अमेरिका अपने अहदाफ हासिल ना कर सका, बावजूद इसके कि उसने जितनी मर्जी ईरान में तबाही मचा दी, उसके अहदाफ पूरे ना हुए और ईरान सर्वाइव कर गया, तो यह ऑर्डर बिल्कुल फारिग हो जाएगा, जो हो चुका है। लेकिन जाहिर है कि उसका एक ढांचा बचा तो है ना, यूएन है, वीटो है, फलां है। देखें, अमेरिकन एम्पायर ने अपनी पूरी इकोनॉमिक पावर ईरान पर इस्तेमाल कर ली है, सैंक्शंस ये वो सब कर लिया है, ईरान सर्वाइव कर गया है। अब वो अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक मिलिट्री पावर थ्रू इजराइल इस्तेमाल की, अब वो डायरेक्टली मिलिट्री पावर इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर अमेरिका ने एक और जो डिस्ट्रॉयर है ये भेजा है और ये मेडिटेरेनियन सी में इस वक्त पहुंच गया है। डिस्ट्रॉयर जो होता है ना, ये समझ लें कि मल्टीपर्पज और बड़ा मॉडर्न जो ऑफेंस और डिफेंस के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है। जो जेराल्ड फोर्ड है ये कहां पर पहुंचा है? जेराल्ड फोर्ड जो है वो यूनान के सालों पर पहुंच गया है और किसी भी वक्त, यानी ये अगर इधर भेजना तो थोड़ा सा टाइम है, यूनान के सालों के ऊपर पहुंच गया। लेकिन जरा देखिए, एम्पायर जो है वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है। हर एम्पायर ओवर स्ट्रेच होकर ही वेस्टर्न एम्पायर जब वो कोलैप्स हुआ है और कुछ और बाकी एम्पायर्स भी हुए हैं। तो अमेरिका एक ऐसा एम्पायर है जो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इसको मजीद जंगें सूट नहीं करती, लेकिन ये जंगों ही के जरिए अपने सवाल को रोकना चाह रहा है, जो कि रुकेगा नहीं। ये जरा खबर देखिए, अमेरिकी मीडिया की खबर है। ये जो जेराल्ड फोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, दुनिया में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शाहकार है। इसकी इस वक्त हालत ये है, अच्छा ये है एक जोक ही, ये खबर एक जोक है, आप अंदाजा करें कि मतलब खुद अमेरिकन सर पकड़ कर जो बैठे हुए हैं। इसमें जनाब अली टॉयलेट्स खराब हो गए, इसमें 4000 से ज्यादा मरीन्स हैं, टॉयलेट इसके खराब हो गए हैं और जो मरीन्स हैं उनको 45 मिनट की लाइन में लगना पड़ रहा है वॉशरूम यूज करने के लिए, क्योंकि सारे टॉयलेट्स जो वो काम नहीं कर रहे हैं, सारे वॉशरूम जो वो काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट करियर है ये कैरेबियन में डिप्लॉय था, इसको वहां पर मिशन कंप्लीट करके वापस अमेरिका जाना था, जहां पर इसकी मेंटेनेंस होना थी। और फिर जो इसके मरीन्स हैं वो भी तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो 6 महीनों से तो वहां पर डिप्लॉय रहे हैं। अब ये एयरक्राफ्ट करियर जो हैं, इसमें ये नहीं होता कि वो मरीन्स निकाल लिए और उनकी जगह पर दूसरे भेज दिए। भाई वही हैं, वही उस एयरक्राफ्ट करियर को चला रहे हैं और उन्हीं को पता है कि उसको कैसे चलाना है, मतलब वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं कि उनको निकाल कर किसी और को भेज दे। तो जनाब अली ये तो मरीन्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 6 महीनों से ये कैरेबियन में खड़े रहे हैं। तो इनका मिशन भी यही था जब इनको कैरेबियन में भेजा गया था कि ये कैरेबियन में रहेंगे और उसके बाद वापस अमेरिका आएंगे। तो इनको भेज दिया गया है यहां पर, और ऊपर से हालत इस वक्त इसकी ये है। अमेरिकी मीडिया मेजर प्लमिंग हेडक, प्लमिंग का इशू है, हॉन्ट्स $13 बिलियन यूएस एयरक्राफ्ट करियर ऑफ द कोस्ट, ठीक है ना, मतलब $13 बिलियन का ये है। और इसका जरा इशू देख लें, 4600 इसके ऊपर सवार हैं, 45 मिनट्स की उनको लाइंस में लगना पड़ रहा है और टॉयलेट क्राइसिस में पैदा हो चुका है। अ सिस्टम दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड एट सी। अब इसको ठीक करने के लिए, इसकी प्लमिंग करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए वापस इसको जाना है अमेरिका। एट सी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको वापस बंदरगाह के ऊपर जाना है, जो कि इसका शेड्यूल था जाना। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा नहीं, मुझे इजराइल के लिए एक और जंग करनी है, सो वो यहां पर आ गए। दिस इज अ जोक। अमेरिकी टेक्नोलॉजी का शाहकार, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर, उसमें हो ये रहा। तो इजराइल के लिए एक और जंग,
अमेरिकी जो रीफ्यूल एयरक्राफ्ट्स हैं और कार्गो प्लेन्स हैं वो इस वक्त बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर देखे गए हैं। यूएस मिलिट्री बिल्डअप इन द मिडिल ईस्ट, इजरायली मीडिया बता रहा है कि, फिर अल अरेबिया सऊदी अरब का मीडिया इसको बता रहा है, यूएस रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट स्पॉटेड एट बेन गोरियन एयरपोर्ट। यानी ये बात बहुत ज्यादा अनयूजुअल इसलिए है और इसको और ज्यादा तवज्जो इसलिए दी जा रही है कि ये बेन गोरियन एयरपोर्ट है, ये बेस नहीं है। वहां पर अमेरिकी मिलिट्री तैयारी जब उतर गए। यूएस आर्मी प्लेन्स अराइव्स एट बेन गोरियन एयरपोर्ट इन तल अवीव अमिड टेंशंस विद ईरान। अच्छा, अब इसराइल ने जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी जो तमाम एम्बेसीज हैं, अपने सफारत खाने हैं, उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अच्छा, रेजिंग द अलर्ट स्टेटस इन आवर एम्बेसीज इन यूरोप, फार ईस्ट, लैटिन अमेरिका ड्यू टू ईरानियन थ्रेट्स। ईरान का कोई थ्रेट नहीं है इनकी एम्बेसीज को। इससे पहले भी इन्होंने वो मैक्सिको में इल्ज़ाम लगाया कि उसमें इनके सफ़ीर को हिट करने की जब वो कोशिश की गई, खुद मैक्सिको ने उसको डिना कर दिया। फिर यूरोप में ये इस तरह की खबरें उड़ाते रहते हैं। लेकिन अब पहली बार इन्होंने कंप्रीहेंसिव अलर्ट जारी किया, यानी पूरी दुनिया में अपनी एम्बेसीज को जारी किया है। लेकिन इससे पहले ये होता है कि ये किसी एक मुल्क में या किसी एक रीजन में करते हैं। इस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया में कर दिया। कोई ईरानी थ्रेट नहीं है इनकी एम्बेसीज को, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल एक बताना है ना कि ईरान दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। और चूंकि वेस्टर्न सारा जो मीडिया है, ज़ायनिस्ट मीडिया, और इनके कंट्रोल में है, वो जो बात इन्होंने बतानी है उसने उसी को आगे प्रमोट करना है। उसने क्वेश्चन नहीं करना कि ये बात सही है गलत है। वो इस वक्त ये CNN और ये सारा मीडिया इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हम ईरान की जंग में क्यों जा रहे हैं। और फॉक्स न्यूज जनाब लगा हुआ है कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है और हमें तो डील भी नहीं करनी चाहिए, हमें तो अटैक ही करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो है वो खबर यह है कि अमेरिका ने जो पुर्तगाल की बेस है इसकी जो इसका जो यूज है फॉर मिलिट्री पर्पज उसको इंटेंसिफाई कर दिया। यानी बहुत ज्यादा यहां पर बिल्डअप हो रहा है, जहाज आ रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, तो इस बेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, पुर्तगाल क्यों? स्पेन के साथ ही पुर्तगाल है, तो यानी यहां पर वो डिप्लॉय इसलिए कर रहे हैं कि अगर उनको मिडिल ईस्ट लाना है तो वो फौरी यानी बहुत जल्द यहां पर जब वो पहुंच सकते हैं, तो इसलिए पुर्तगाल की बेस जब इस्तेमाल है। स्पेन आपको पता है कि वो उसकी एक खास पोजीशन है, लेकिन वो चाहे तो स्पेन की बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्पेन के साथ इस वक्त उनका थोड़ा सा मामला चल रहा है, तो पुर्तगाल की बेस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एनालिस्ट के मुताबिक जो अमेरिकन प्लान है उसमें यह है कि लॉन्ग इंटेंस और कॉन्टिन्यूस जो है ना अटैक ये ईरान के ऊपर होगा, और जो ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको बड़ी तेजी के साथ जब वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अच्छा, ईरानियंस के ऊपर साइबर अटैक हुआ। ईरानी जो सिटीजन्स हैं उनको एक टेक्स्ट मैसेज जब वो रिसीव हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी। ये ईरान के सिटीजन्स के ऊपर जब वो साइबर अटैक हुआ है उनको ये मैसेजेस जब वो रिसीव हो रहे हैं। जब ईरान पर हमला होगा तो देयर इज अ थ्योरी, एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसमें साइबर अटैक्स शामिल होंगे, उसमें असैसिनेशंस शामिल होंगी, उसमें जो है वो बहुत भयानक बमबारी शामिल होगी, मुसलसल बमबारी जब वो शामिल होगी, उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें जेट्स का, ड्रोन्स का जब वो इस्तेमाल हो सकता है, और उसमें इसराइल शायद पहले हमला करे, उसमें शायद इसराइल और अमेरिका दोनों अटैक करें, उसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल जब वो हो सकता है, तो यानी हमला करके संभलने नहीं दिया जाएगा। एंड देयर इज अनदर अजम्पशन के पहले एक लिमिटेड अटैक होगा, जिसके बारे में ईरान कहता है कि हम किसी लिमिट और बड़े अटैक को नहीं मानते, हम अटैक को अटैक ही समझेंगे और उसका ऑल आउट रिस्पॉन्स जब वो देंगे। सो एक लिमिट अटैक करके लिमिटेड अटैक में क्या होगा, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना दिया जाएगा, तो उसमें फिर जो है वो ईरान का रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, ईरान के मसल्स चेक किए जाएंगे। सो देयर आर ऑल अजम्पशन। तो लेकिन इस हवाले से ये सब जानते हैं और समझते हैं, और मेजॉरिटी की राय यही है कि जंग होगी, छोटी हो बड़ी हो, ऑल आउट हो, रीजनल वॉर हो, जो भी हो, या सिर्फ एक राउंड हो जैसा कि पहले हुआ। अच्छा, अब जरा इसराइल में देखिए, इसराइल ये कह रहा है कि थ्रेट ऑफ लेवल जो है वो वेरी हाई है तमाम फ्रंट्स के ऊपर, एंड देयर आर सेवरल अलर्ट्स। इसराइल में इस वक्त काइंड ऑफ सूरत हाल ये है कि हम जंग में जा रहे हैं और जो सायरन्स हैं काइंड ऑफ वो बज रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो हमें थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और अलर्ट लेवल हमने तमाम फ्रंट्स के ऊपर बढ़ा दिया है। नेतन्याहू ने कुछ देर पहले जब वो पार्लियामेंट से स्पीच की है, और ये स्पीच बिल्कुल वही है जैसे एक जंग में जाने से पहले होती है, दैट इज काइंड ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर गोइंग इनटू वॉर। और नेतन्याहू के ज़रा
बयान सुने में लंबी चौड़ी स्पीच है, लंबी चौड़ी है स्पीच, और हम सिर्फ इसको 2 ही हेडलाइंस इसकी डिस्कस करेंगे। उसने कहा है वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट डेज, नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। खुद नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं पता कल क्या होगा। तो वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी अमेरिका और इजराइल जो है उनकी प्लानिंग्स बहुत हैं और वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स उनके कंट्रोल में है, सो ऑन सारा कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये सेंस मतलब एक है कि भाई ये मामला जो है ना गड़बड़ हो सकता है, और उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कब कैसे और किस तरह मामला जब चला जाएगा। सो कहता है हम बड़े कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट डे से गुजर रहे हैं, और मैंने ईरान को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर उन्होंने इजराइल पर अटैक किया तो ये उनकी बड़ी ग्रेव मिस्टेक होगी, और इजराइल एक ऐसा रिस्पॉन्स देगा ऐसी ताकत के साथ कि वो इमेजिन नहीं कर सकते। और ईरान का मैसेज भी यही है, ईरान एक ऐसी ताकत से रिस्पॉन्ड करेगा कि ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये नेतन्याहू जो है वो सिर्फ 48 घंटों के अंदर तल अवीव में खड़ा होकर जब चीखो पुकार कर रहा था, ये देखो ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया, और ये जब हमला हुआ है तो ये वहां पहुंचा है यरूशलेम में, जो इनकी वॉल है वहां पर ये पहुंचा है। ये बात बड़ी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है इजराइल कभी इतना ताकतवर नहीं था जितना इस वक्त है, और हमारा अमेरिका के साथ जो अलायंस है इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये बात कि दोनों आर्मीज हैं वो एट द पीक ऑफ इट्स स्ट्रेंथ है, यानी इजरायली आर्मी और अमेरिकी आर्मी की वो बात कर रहा है। ये बड़ी इसके पीछे यानी आइडियोलॉजी है, इसको माइक हॉकबे की उस आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट करें कि यानी इजरायली आर्मी एंड अमेरिकन आर्मी वो दोनों फाइट कर रहे हैं फॉर सिंगल पर्पस, और वो दुनिया में यानी हुक्मरानी के लिए और सबको क्रश करने के लिए। वो अब पीछे पूरा बैकग्राउंड है ना कि हम यहां पर ये पूरा मिडिल ईस्ट हमने लेना है, ठीक है ना, और हम ही राइट हैं काइंड ऑफ। तो दोनों आर्मीज जो है एट द पीक ऑफ इट्स स्ट्रेंथ हैं, तो इनको दुनिया में कौन रोक सकता है? अगर इजराइल और अमेरिका साथ हैं तो इनको दुनिया में कौन रोकेगा? अच्छा, जो इजराइल में अपोजिशन है, सो कॉल्ड, इजराइल में कोई अपोजिशन नहीं है लेकिन सो कॉल्ड अपोजिशन, जो लेपिड है उसने कहा है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं और हम ईरान को अलाउ नहीं करेंगे मिसाइल बनाने का और न्यूक्लियर बनाने का। ये वही अपोजिशन है जो कह रही थी गजा में जंग बंद की जाए, नेतन्याहू पर ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि इजराइल में कोई अपोजिशन नहीं है, ये बस एक वो इस तरह प्रिटेंड जरूर करते हैं कि ये कंट्री है और उसमें लॉज हैं और उसमें अकाउंटेबिलिटी है और उसमें जनाब अदालतें हैं और उसमें अपोजिशन है, ना इनका कॉन्स्टिट्यूशन है ना इनके बॉर्डर्स हैं, और दे आर क्रिएटेड बाय अ बिलियनियर फैमिली एंड दे आर रन लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब वो अपोजिशन भी कह रही है ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो, तो ये सब एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो जरा अल अरेबिया की खबर देखिए, Iran is now operating on the basis that American strikes have become inevitable and imminent. पूरा मुल्क इस वक्त इस स्टेटस के अंदर जा चुका है कि अमेरिकन अटैक, इजरायली अटैक होने जा रहा है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं ना, यानी तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, तमाम उनके जो है वो फोर्सेस, सिविल सोसाइटी, लोग, मतलब वहां पर यह है कि हम एक जंग में जा रहे हैं। तो जंग में जब जा रहे होते तो माहौल कुछ और होता है। नॉर्मल हालात में आप जाहिर है कि आपने रूटीन में बहुत सारी चीजें आप प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, मंसूबे बना रहे होते हैं, लेकिन अब यह है कि हम एक जंग में जा रहे हैं। इस स्टेटस में पूरा ईरान जा चुका है। ईरान इस वक्त ऑपरेट ही इस तरह से कर रहा है कि भाई हम जंग की तैयारी करो। पूरा ईरान ही ऑपरेट इस तरह कर रहा है कि भाई जंग होने जा रही है, बस उसके ऊपर फोकस करो और उसकी तैयारी करो। ईरानियन आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका कोई नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं है और बड़ा ताकत के साथ हम जवाब अमेरिका को देंगे। ईरान कोई नाकाबिले तस्खीर पावर नहीं है, और ईरान ने कहा है कि रीजनल वॉर छिड़ सकती है। हम एक बार फिर बता रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि रीजनल वॉर छिड़ सकती है। चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं वो एक्टिव हुए एंड चाइनीज जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने इमेजेस जारी किए हैं कि सऊदी अरेबिया की जो एयरबेस है वहां पर अमेरिका ने किस तरह से एयर डिफेंस जो डिप्लॉय किया है। यूरोपीय यूनियन, ईरान वॉर में इन गल्फ द रीजन, पूरे रीजन में ईरान की जंग जो फैल जाएगी, रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। वेरी गुड। यूरोपीय यूनियन वांट्स मिलिट्री एस्केलेशन इन ईरान क्राइसिस वुड हैव हैवी रेपरकशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। ये यूरोपियंस को पता नहीं कब अभी याद आया कि भाई ये रीजनल इंस्टेबिलिटी
यहाँ पर फैल जाएगी और यहाँ से इमिग्रेशन होगी और इनका ऑयल रुक जाएगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, 100 से 200, 500, 700 तक भी जा सकती हैं। मुख्तलिफ इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन 200-300 चली जाएंगी, जो ना यूरोप के लिए अफोर्डेबल है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका के पास बेशक अपना ऑयल है, लेकिन उनको भी क्रूड ऑयल चाहिए और गैस, और ओवरऑल मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो देखें जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं जापान में, साउथ कोरिया में, यूरोप में, जो अमेरिका जा रही हैं, तो वो बढ़ेंगी ना, तो वो अमेरिका में भी महंगी बिकेंगी। तो अमेरिका के पास ऑयल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं होगी। बाकी जो सारी दुनिया के प्रोडक्ट्स वहां पर जा रही हैं तो वो महंगी हो जाएंगी। सही है, तो इन्फ्लेशन जब वो अमेरिका में स्काई रॉकेट करेगी। तो इसी दरमियान ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ग्रेव डेंजर है ऑफ एनी पोटेंशियल वॉर ब्रेकिंग आउट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान एंड इट्स रेपरकशंस ऑन द एंटायर रीजन। पूरे रीजन पर इसके रेपरकशंस आएंगे। देयर आर रिपोर्ट्स के फ्राइडे को एक हो सकती है मुलाकात स्टीव विटकॉफ और ईरान में, और उस पर भी इजरायली तबसरा कर रहे हैं। इजराइल बड़े गुस्से में है और कहते हैं कि अगर ये मुलाकात एक और होती है तो इससे अमेरिकन अटैक फॉर 1 वीक अगेन डिले हो जाएगा। ये स्टीव विटकॉफ सही नहीं कर रहा। हालांकि स्टीव विटकॉफ कोई जंग को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा और ना वो रोक सकता है, ठीक है ना, वो मतलब उसके कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि जंग रोकी जाए, लेकिन फिर भी इजरायली उससे खुश नहीं है। और जो मिस्र के जो सदर हैं वो पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया, और एमबीएस ने उनका इस्तकबाल किया है। बड़ा अहम तरीन जो दौरा नजर। पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है कतर पहुंचे हैं। कतर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इशू आ रहा है तो उसको ज़रा रिजॉल्व करने की जब वो कोशिश की जा रही है, तो एक सर्द जंग है उसको दबाने की साथ साथ एफर्ट जो वो की जा रही है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय से लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।